अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पैरासाइट एसईओ सीख रहे हैं और पैरासाइट एसईओ में ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो इल्म है, यही हमारी ताकत है। सही। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इल्म के अंदर ये जो एसईओ का जो पहला पोर्शन है, जो पहला हिस्सा है ऑन पेज एसईओ, हमारा वास्ता ऑन पेज एसईओ के साथ ज़्यादा पढ़ना है। सही। क्योंकि हमने आर्टिकल बल्कि कंटेंट, और कंटेंट में आर्टिकल हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, किसी सवाल का जवाब हो सकता है। सही। और हमने यही करना है। और हमने वेबसाइट का कोई लिंक नहीं देना, वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग भी हम नहीं कर सकते, और वेबसाइट के अंदर हम चेंजेस भी नहीं कर सकते जिसे हम टेक्निकल एसईओ कहते हैं। सही। क्योंकि वेबसाइट की एक्सेस हमारे पास नहीं, लेकिन हमारा ताल्लुक ऑन पेज एसईओ के साथ होगा, और ऑन पेज एसईओ में भी ज़्यादा हमारा फोकस कंटेंट पर होगा। ठीक है। हमने मालूमाती कंटेंट देना है, हमने किसी को गाइड करने वाला कंटेंट देना है। ठीक है। जैसे इस वक्त मैं आपको पैरासाइट एसईओ सिखा रहा हूँ। ठीक है। और मैं आपको रहनुमाई कर रहा हूँ कि आप घर बैठे बगैर पैसों के आप डॉलर में कमा सकते हैं। ऐसे ही है। तो आज हम ऑन पेज एसईओ को रिवायत करेंगे या तफसील से हम सीखेंगे। सही। तो ऑन पेज एसईओ क्या है? जब हम अपनी वेबसाइट और अपनी वेबसाइट के पेजेस और अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मालूमात होती है, उसको हम इस तरह से इस तरह से बेहतर करते हैं, इस तरह से बनाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट और उसके ऊपर उसके पेजेस और उसके ऊपर जो मालूमात है वो गूगल रिजल्ट्स में रैंक करे। सही। तो या यही कह लें कि हम वो असूल व ज़ाब्ता सीखते हैं जिन असूल व ज़ाब्ता का तल्लुक़ हमारी वेबसाइट के साथ है। ठीक है। तो उस वक़्त हम ऑन पेज एसईओ पर काम कर रहे होते हैं, या ये कह लें कि वो असूल व ज़ाब्त जो गूगल के गाइडलाइंस हैं, जो मैंने सीखी हैं और मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ, और मैं अमल करूँगा और आगे आपने भी अमल करना है, वो चीज़ें होंगी ऑन पेज एसईओ के रेलिवेंट। ठीक है। और किसी ने कहा था कि ऑन पेज हमारे इख्तियार में होती है, क्योंकि वेबसाइट हमारी होती है और हमारे इख्तियार में होती है, लेकिन ये जो पैरासाइट एसईओ है इसके अंदर वेबसाइट नहीं हमारी होगी। ठीक है। लिहाजा वेबसाइट की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर भी हमारा इख्तियार नहीं होगा। सही। तो लेकिन फिर भी एसईओ का इल्म और बाकी इल्म जो है यही हमारी ताकत होगी, यही हमें जो है वो पैसों से बचाएगी। याद है ना कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि पेड ऐड चलाते हैं और उसके अगेंस्ट उनको जो है उनकी सेल होती है, और दूसरी तरफ हम हैं कि हमने पेड ऐड नहीं चलानी, हमने जो है वो पैसे कहीं पर भी खर्च नहीं करने, ना किसी यूट्यूब पर ऐड चलानी, ना फेसबुक ऐड चलानी है, ना ही गूगल को कुछ पैसे पे करने हैं। कोई भी पोस्ट हमारी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं होगी। ठीक है। तो हमने गूगल की एल्गोरिथम को, गूगल के सिस्टम को समझना है, और हमने जो है वो रैंक करना है। ठीक है। लोगों तक पहुंचना। और व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ? और मैंने कहा कि हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को और पेजेस को ऑप्टिमाइज यानी कि प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही। और आसान अल्फाज में मैंने कहा कि ये आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर जो टॉप है वहाँ से लेकर जो सबसे नीचे बॉटम है वहाँ तक सारी जो चीज़ें होती हैं उनको हम बड़ी सोच समझ कर जो है वो लिखते हैं, और बड़ी सोच समझ कर तरतीब देते हैं, और उस वक़्त हम जो गूगल के असूल व ज़ाब्त को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, गूगल की गाइडलाइन को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, गूगल की अपडेट्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं टू द पॉइंट बात करूँगा कि वेबसाइट के सबसे ऊपर होता है उसका एड्रेस। ठीक है। और एड्रेस के शुरू में भी होता है उसका HTTPS। ठीक है। और HTTPS से
کے بعد www.medium.com یا www.facebook.com آتا ہے. اس سے شروع میں HTTPS ہوتا ہے. اور یہ جو HTTPS ہوتا ہے، ایس اس چیز کا اشارہ ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ پر جو SSL سرٹیفکیٹ لیا گیا ہے، اور یہ سیکیورٹی کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرپز کے لیے لیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم ویب سائٹ بنائیں اور اس کے ساتھ ہم SS سرٹیفکیٹ بھی لیں، ٹھیک ہے. ویسے جب ہم ہوسٹنگ لیتے ہیں تو اس سے ساتھ ہی یا کم اگر ہم ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ لیں گے تو اس میں ہمیں 1 سال کی ڈومین بھی ملے گی، اور ساتھ کیا ہے وہ SS سرٹیفکیٹ بھی اس میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے. تو جس ویب سائٹ کے ایڈریس میں ایسا آتا ہے، گوگل اور اس کا کرالر جو ہے اس کو سیکیور سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہی ہماری جو ہے وہ SEO شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر میں نے لاسٹ ٹائم آرٹیکل لکھا نا، وہ بیسٹ SEO بکس فار لرننگ SEO ان 2024، ٹھیک ہے. تو اس کا ایڈریس کچھ اس طرح سے بنا تھا کہ www.medium.com/nazam-rahman.best SEO books for learning. اس طرح سے اس کا جو ہے وہ پورا لنک بنا ہے، صحیح. اب یہ جو آخر والا حصہ ہوتا ہے نا، بیسٹ SEO books for learning SEO، اس کے اندر بھی ہم نے چینجز کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو ویسے بائی ڈیفالٹ تقریباً 90% چیزیں بائی ڈیفالٹ بن جاتی ہیں، 90% چیزیں بائی ڈیفالٹ بن جاتی ہیں، لیکن سب کو ہم نے خود ریوائز کرنا ہوتا ہے، خود ہم نے تسلی کرنی ہوتی ہے، تب جا کر کیا ہے کہ ہم گوگل میں ہمارا رینک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو وہ لنک ہمارا آتا ہے، اور لنک کے شروع میں ڈومین نیم ہوتا ہے، اور آخر میں جو حصہ ہوتا ہے جو ہمارے ٹاپک کوئی نمائندگی کرتا ہے اسے ہم سلگ کہتے ہیں. تو سلگ بھی چینج ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیراسائٹ SEO میں ویب سائٹ ہماری اپنی نہیں ہوگی، نہ medium.com ہماری ہوگی، نہ LinkedIn ہماری ہوگی، نہ Quora ہمارا ہوگا، ہماری ویب سائٹ ہوگی، نہ ہی وہ ریڈٹ جو ہے امریکہ کی چھٹی ویب سائٹ، نہ وہ ہماری ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی جو سلائڈ شیئر یا کوئی بھی ویب سائٹ ہوگی تو اس میں وہ زیادہ ویب سائٹ ہماری نہیں ہوگی. تو لہٰذا شاید ہم جو یہ جو چینجز ہوتی ہیں نا ایڈریس میں وہ نہ کر سکیں. خیر، تو ایڈریس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹائٹل پر، اور ٹائٹل یعنی عنوان. تو ٹائٹل بنانے کے لیے یقین کریں ہم کی ورڈ ریسرچ کا پورا پروسیس کرتے ہیں. خیر، اور ٹائٹل جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے جتنے بھی آرٹیکل جو medium.com پر جو 9 آرٹیکل لکھے ہیں، سب میں نے پہلے کافی زیادہ محنت کر کے میں نے کی ورڈ سیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور ہر میرے آرٹیکل کے پیچھے جو ہے وہ کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو مثال دی بیسٹ SEO بکس فار لرننگ SEO، یا اس سے پہلے میں نے اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ڈاگ رومنگ سروسز ان USA، اس میں بھی میں نے ڈاگ رومنگ میرا جو کی ورڈ تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہیڈ فون کے بارے میں لکھا تھا، تو اس میں وائٹ ہیڈ فون میرا جو کی ورڈ تھا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم کی ورڈ ریسرچ سیکھیں گے، اور کی ورڈ ریسرچ کے دوران ہم کی ورڈ کا انتخاب کریں گے، اور اس کے بعد کی ورڈ کو ٹاپک بنائیں گے، تو تب جا کر ہمارے آرٹیکل کا ٹائٹل بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گئی بات ہمارے ٹائٹل کی، ٹھیک ہے. لیکن جب گوگل پر جو ٹائٹل شو ہوتا ہے نا، وہ اسے ہم کہتے ہیں میٹا ٹائٹل اینڈ میٹا ڈسکرپشن، ٹھیک ہے. تو گوگل پر بھی ٹائٹل اور ڈسکرپشن شو ہوتی ہے، اور اس کو بھی ہم نے لکھنا ہوتا ہے، تاکہ گوگل پر اگر ہمارا آرٹیکل رینک کر جائے تو اگر اس کا ٹائٹل اور اس کے ڈسکرپشن اٹریکٹیو ہوگی، جس سے یوزر کو لگے گا کہ یہ میرے لیے معلوماتی ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر یوزر اسے کلک کرے گا، ٹھیک ہے. مطلب پہلے پیج پر فرض کریں ہم رینک کر جاتے ہیں، اور پہلے پیج پر 10 ریزلٹس ہوتے ہیں، اور ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ
5वें नंबर पर आता है, और एक बंदा पहले पेज को थोड़ा सा देखता है और अगर उसे 5वां आर्टिकल ज़्यादा बेहतर और रेलिवेंट लगेगा तो फिर हो सकता है वो पहले 4 को छोड़कर 5 पर क्लिक कर ले। ठीक है, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन भी हम खुद लिखते हैं और टाइटल टैग भी हम खुद लिखते हैं, जो कि गूगल रिजल्ट्स में नज़र आएगा। सही है। और ये आर्टिकल अपलोड करने के बाद हम medium.com पर तो आर्टिकल पब्लिश करने के बाद हमने लिखना होता है। और लेकिन ये जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसके अंदर तो हम आर्टिकल अपलोड करते हुए ही जब आर्टिकल लिखते हैं तो आखिर में जो है वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जो मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं अपने टॉपिक के बाद एक जो मैंने इमेज बनाई होती है, ओवरऑल मेन एक इमेज मैंने बनाई होती है जो मेरे पूरे आर्टिकल की नुमाइंदगी करती है। यानी मैं अगर बुक्स की बात करूँगा तो टाइटल के अंदर आर्टिकल में जो 10 किताबों का जिक्र करूँगा उसका एक मैं डिज़ाइन बनाऊँगा और उसके अंदर उन्हीं 10 किताबों के जो छोटे छोटे तस्वीरें लेकर तो और बाकी नाम वगैरह करके तो मैं कैनवा पर क्या करता हूँ, इमेज बनाता हूँ। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अहम है। हमने पहले एक अच्छी सी तस्वीर बनानी होती है कैनवा पर, फिर हमने उसका साइज भी रिड्यूस करना होता है ताकि वो जल्दी जो है वो लोड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने उस तस्वीर का नाम भी रखना होता है। ठीक है, तो उसका नाम भी हमने रखना होता है क्योंकि जो क्रॉलर है वो तस्वीर को देख नहीं सकता। तस्वीर का जो नाम होता है उससे ही उसको जो है वो रेलिवेंसी का एहसास पता चलता है कि ये तस्वीर किसके बारे में है, ये इमेज किसके बारे में है। अब इमेज के बाद हमारा आर्टिकल का बॉडी सेक्शन शुरू हो जाता है और उसके अंदर हमने हेडिंग बनानी होती है और सब हेडिंग बनानी होती है। और जहाँ पर भी हम आर्टिकल लिखते हैं या लिख कर अपलोड करते हैं वहाँ पर हमें कम से कम 5-6 हेडिंग H1, H2, H3, H4 तो नॉर्मली हम एक होता है ना टाइटल, एक होता है हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग होती है, फिर कई दफ़ा सब हेडिंग भी होती है। ठीक है, तो उस तरह से हमने उसको बताना होता है कि ये मेरी हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, इस तरह से बताना। तो हेडिंग भी देते हुए हमने जो है वो बड़ा सोच समझ कर हमने फैसला करना होता है कि हेडिंग हमारी सही तरह से हों और शुरू से लेकर आखिर तक कीवर्ड को तो जो है वो प्राइमरी कीवर्ड और साथ साथ सेकेंडरी कीवर्ड इसका भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, और बाकी ओवरऑल तो है ना कि हमने आर्टिकल का जो टॉपिक है हमने कोशिश करनी होती है कि कंप्रीहेंसिव आर्टिकल लिखा जाए, ये ना हो कि कुछ बातें हम छोड़ दें। ठीक है, टॉपिक हमने बहुत ब्रॉड रखा हो और हमने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हो, ऐसा नहीं। अब हेडिंग की बात होगी। हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ छोटे छोटे लिखने चाहिए और छोटे जुमले लिखने चाहिए। सही, और हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और पंक्चुएशन वगैरह। और इसके लिए अगर हमने ग्रामरली जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हो तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड कर देती है। हमारी छोटी छोटी पंक्चुएशन की या स्पेलिंग की गलतियाँ वो हमें बता सकती है। और ग्रामरली जो है वो आर्टिकल लिखने का टूल नहीं बल्कि लिखे हुए आर्टिकल को जो वो रिव्यू करने वाला टूल है। कॉपी पेस्ट से भी बचना चाहिए, हमारे जो है वो आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो और उसके बाद हमें चाहिए कि अपने कीवर्ड का जो जिक्र है वो हम तकरीबन हर पैरे में किसी तरह से अपने प्राइमरी कीवर्ड और अपने सेकेंडरी कीवर्ड का जिक्र करें, लेकिन ज़्यादा जिक्र भी नहीं करना। इससे हम वो कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, कि हमने जानबूझ कर जो है बार बार भरा है, ऐसा नहीं करना, बल्कि इसकी लिमिट है। और मैंने सिंपली इसकी लिमिट यही रखी है कि एक पैरे में एक दफ़ा जिक्र आ जाना चाहिए। यानी इंट्रोडक्शन का अगर बड़ा पैरा तो उसमें भी एक दफ़ा और आखिर में कंक्लूजन का जो पैरा है उसमें भी एक दफ़ा। और हमें चाहिए कि कंप्रीहेंसिव लिखें, डिटेल में लिखें। ये ना हो कि हमने एक आर्टिकल लिखें और उसमें कुछ चीज़ें हम छोड़ दें और किसी और ने एक आर्टिकल वही टॉपिक पर आर्टिकल लिखा हो और उसने कुछ मज़ीद बातों का भी जिक्र किया हो, तो फिर क्या होगा, वो आगे जो है वो
رینک ہو جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں کنکلوژن جو ہے وہ بھی کمپریہنسو نکالنا چاہیے، اور ہمیں ایسا آرٹیکل لکھنا چاہیے جو کہ یوزر ایسیو فرینڈلی بھی ہو اور وہ یوزر کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ آرٹیکل کے اندر کچھ انٹرنل لنک بھی لگائے جا سکتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل لنک بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور یہ جو لنکس ہوتے ہیں یہ بھی ان کی بھی وہ خاص رینج ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں لنک نہیں لگانے چاہیے، اور کچھ آرٹیکل میں لنک لگانے چاہیے، اور اس آرٹیکل میں بھی ہمیں جتنے کم لنک ہوں اتنے ہی لنک کم لگانے چاہیے۔ یہ جو میں نے بیسٹ ایسی بکس والا آرٹیکل لکھا ہے نا، اس میں نے زیادہ لنک لگائے ہوئے ہیں، وہ جو میں نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے چاہیے تھا کہ جو میں نے 10 کتابوں کا ذکر کیا اس میں سے جو پہلی 2 ہیں وہ سب سے اچھی ہیں، تو میں صرف پہلی 2 کا لنک دے دیتا، اور کیونکہ میں نے کنکلوژن میں بھی یہی سجیسٹ کیا ہے کہ پہلی 2 جو کتابیں ہیں ان کو خرید کر، یہ سب سے اچھی ہیں تو ان کو خرید کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کیونکہ پہلی بھی خریدی جائے یا 7ویں خریدی جائے تو مجھے تو الٹیمیٹلی کمیشن ملنی ہے نا، تو کیوں نہ میں وہ بات کروں جو یوزر کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے۔ اور باقی نیکسٹ جو ہے وہ ہم باقاعدہ سیکھیں گے، یعنی آرٹیکل لکھتے ہوئے بھی سیکھیں گے اور آرٹیکل کی اقسام بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسیو فرینڈلی آرٹیکل پر ایک سیپریٹ لیکچر ہوگا، اور ایفیلیٹ جو ہے آرٹیکل جو ہیں ان کا جو ہے اس پر ایک سیپریٹ جو ہے وہ لیکچر ہوگا، صحیح۔ اور اب آرٹیکل کے بعد میں نے کہا انٹرنل لنک اور ایکسٹرنل لنک کی بات کریں، اب آرٹیکل کے یا ویب سائٹ کے اندر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ایسے کیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سوال، وہ کیا ہوتے ہیں؟ سوال جب ہوتے ہیں جو عام طور پر پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آلریڈی کچھ سوال اور ان کے جوابات لکھے ہوتے ہیں، تاکہ اگر یوزر کو عام طور پر یوزر کے ذہن میں ہمارے آرٹیکل یا ہماری ویب سائٹ کے بارے میں جو سوال آئے ہیں ان کے جوابات ہم نے خود ہی لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہماری کوئی ویب سائٹ ہے وہ آن لائن ارننگ کے بارے میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یوزر کے ذہن میں سوال ہو کہ مجھے وہ پیسے ملیں گے کیسے،